गाड़ी के अंदर अगर माल एक 4 या 5 लाख रुपए का माल है, उस पीरियड की बात कर रहा हूँ आज से 40 साल पहले, तो वो टाइमली डिलीवर अगर करता है तो उसमें टाइम की वैल्यू कितना है, उसकी सेफ्टी की वैल्यू कितना है, वो कमिटमेंट की वैल्यूज कितनी है, उस ट्रांसपोर्ट कंपनी में जो आपका कस्टमर ड्राइवर जो डिलीवर करके जा रहा है, उसका बिहेवियर किस तरीके का काम करता है, वो कितना रिस्पॉन्स देता है। मुझे याद है हमारे इस फील्ड के अंदर नंबर ऑफ ट्रांसपोर्ट होते थे। उन ट्रांसपोर्ट के बीच में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो कस्टमर था, नहीं साहब वो उस वाली गाड़ी के थ्रू माल भेजिए, नहीं सर उस ट्रांसपोर्ट से माल भेजिए। तो मैंने जब उसमें फील्ड में जब काम किया, तो ये समझ में आया कि ड्राइवर जो है, कभी हमने अपने ड्राइवर को ड्राइवर नहीं समझा। बिकॉज़ वो हमारे सिस्टम का पार्ट था बेसिकली, क्योंकि वो गाड़ी हो सकता है कि गाड़ी के ओनर हम हैं, लेकिन उस समय जब गाड़ी वो चलाता है तो मालिक वही है, आप ध्यान रखिए। उसका रोल बहुत बड़ा है, कस्टमर को डील वही कर रहा है, कम्युनिकेट वही कर रहा है, प्रेज़ेंट वही करके आ रहा है। तो हमारे यहाँ मुझे याद है आज भी, हालाँकि ये बात बहुत पुरानी हो गई, वो कस्टमर इमीडिएटली आता था, नहीं सर उस ड्राइवर को भेजिए आप। मुझे एक किस्सा याद आ रहा है, बहुत छोटी-सी बात है, हमारा एक माल सप्लाई होता था आगरा के अंदर, और आगरा में हमारे जो डीलर थे, वो हमारे ड्राइवर के लिए आधा किलो का पेठे का एक डिब्बा तैयार रखता था। और देखिए बहुत छोटी बात है, लेकिन वो ड्राइवर लपक के जाते थे, नहीं साहब वो गुप्ता जी का माल लेके हम जाएँगे। क्योंकि बात आधा किलो मिठाई के डिब्बे की नहीं है, बात ये है कि उस ड्राइवर को भी एक रिस्पेक्ट मिलती थी, उस दुकानदार के साथ में। तो इसमें इसमें ट्रांसपोर्ट कंपनी का रोल कितना बड़ा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चलने के लिए। ये बहुत ही डीप एक्सपीरियंस मेरे लिए, बहुत एक सुंदर जो इसको इसको कहना चाहिए एक अनुभव रहा इस पीरियड के अंदर। उसके बाद हमारी कंपनी को, हम लोगों को एक मौका मिला एक कंपनी का 1982 के अंदर एक डिस्ट्रीब्यूटर चैनल को करने के लिए। उस डिस्ट्रीब्यूटर चैनल के अंदर एक बहुत बड़ा सीखने को मिला हमें कि क्या रोल रहता है एक डिस्ट्रीब्यूटर का, डीलर और अल्टीमेटली कंपनी के बीच में ब्रिज का काम करता है। कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेता है, क्या किस तरीके से दोनों को सैटिस्फाई रखता है। तो ये अपने आप के अंदर काफ़ी कुछ सीखने को मिला, एक स्पेशल एक अनुभव रहा। 90 डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के बाद अल्टीमेटली एक चैलेंज लाइफ के अंदर आया 1990 के अंदर। मेरा छोटा बेटा था, उसको लुकीमिया हो गया, और होने के बाद 1994 के अंदर फादर की डेथ हो गई। उसके बाद ये चैलेंज जो है मैं समझ नहीं पा रहा था कि इस चीज़ों को मैं कैसे चलाऊँ, किस तरह आगे चलूँ? क्योंकि रीज़न क्या था कि काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो लेने की आदत नहीं थी। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये था कि फादर ने जो इंस्ट्रक्शन दिया, काम दिया, उस काम को उस तरीके से दिया, कर लिया। देखिए होता क्या है कि जब किसी काम को आप इंस्ट्रक्शन से करते हैं और सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी से करते हैं, तो मैंने फ़ील किया कि इन दोनों ही बातों के अंदर अपने आप में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। अ, फादर की डेथ के बाद मुझे याद है कि 1997 के अंदर मैंने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जॉइन किया। उस ट्रेनिंग प्रोग्राम ने मेरी लाइफ को जस्ट लाइक अगर मैं बातचीत करूँ, एक डिफरेंट मोड पे लाके खड़ा कर दिया। यानी कि मैं अगर बात करूँ, एक यू टर्न जिसको बोलना चाहिए, उस शेप के अंदर टोटल सिस्टम को मैं ले पाया। उससे मैं सीख पाया कि कॉन्फिडेंस लेवल हमारी लाइफ के अंदर कितना काम करता है, डिसीजन मेकिंग आपकी लाइफ में कितना काम करता है, कम्युनिकेशन स्किल। हालाँकि जब मैं 79-80 के अंदर दुकान पे बैठते थे, उस समय मैंने महसूस किया था कि दुकान पे बैठने के बाद मेरा ग्राहक जो है वो मुझसे क्या चाहता है, किस तरह के शब्द चाहता है। लेकिन उसका प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन जो है, वो अल्टीमेटली आता नहीं था। तो ये जो ट्रेनिंग जो जिस तरह से जो ट्रेनिंग प्रोग्राम लिया गया, वो बहुत छोटी-छोटी उसने मेरी लाइफ के अंदर इतना बड़ा चेंज डाल पाया कि जिसकी वज़ह से मैं बहुत बारीकी चीज़ों को महसूस कर पाया। तो उससे सबसे ज़्यादा तो महसूस ये हो पाया कि मैं समझ पाया कि अल्टीमेटली आज मुझे क्या काम करना है और मुझे किस लेवल पे पहुँचना है। मेरी डिज़ायर क्या है अल्टीमेटली। देखिए इन दोनों के बीच में क्या चीज़ है जो मुझे तंग कर रही है। मुझे मालूम है कि मैं यहाँ इस लेवल पे हूँ और मुझे मालूम है कि मुझे यहाँ पहुँचना है। इन दोनों के बीच में जब ये फ़ील किया गया, एक चीज़ है जो मुझे तंग करती थी, वो मेरा डर होता था नॉर्मली। मुझे मालूम है इस रास्ते में मैं जा सकता हूँ, ये मैं काम कर सकता हूँ। मुझे वो काम करना भी आता है, उसकी साइंस भी मुझे आती है। लेकिन वो डर अगर मैं निकाल के एक तरफ कर दूँ, तो देखिएगा उस यात्रा को करने में कितना कम्फ़र्ट रह पाएगा। एक और मुझे अनुभव हुआ, मुझे याद है कि कुछ भी काम करते थे, तो कदम खड़ाक से पीछे हटते थे कि नहीं यार ये नहीं हो सकता है। दोस्तों मैंने महसूस किया, एक इंसान के पास सुबह से लेके शाम तक जो थॉट प्रोसेस है, करीब 50,000 से ज़्यादा विचार हमारे माइंड में सुबह से लेके शाम तक आते हैं। और ध्यान रखिएगा हर थॉट हमारे नर्वस सिस्टम पे एक इम्पैक्ट डालता है। हर विचार आप देखते हैं, कई दफ़ा हम कोई विचार माइंड में आया, कुछ सीन आँखों ने देखा, कई दफ़ा कोई अच्छा विचार है, कोई खराब विचार है। जब हमारी बॉडी लैंग्वेज जब उसको पकड़ती है, तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है, वो टाइम टू टाइम उसको चेंज करता है। और जब नर्वस सिस्टम चेंज होता है, तो आप समझ सकते हैं कि अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट
हमारे काम करने की टेक्निक और हमारे सिस्टम पे उसका फ़र्क डालता है वो, कि उस काम को मैं किस तरीके से जो है, वो शेप देके किस तरीके से मैं कर पाऊँगा, ये अल्टीमेटली काफ़ी बड़ा फ़र्क उसमें डालता है। उसमें एक चीज़ मुझे समझ में आई कि जब नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी पे जब फ़र्क डालता है, दोस्तों उसमें एक चीज़ समझा मैंने कि अल्टीमेटली किस तरीके से वो नर्वस सिस्टम मुझे क्या सेंस प्रोवाइड करता है। मेरे थॉट प्रोसेस को वो कैसे चेंज करता है, उसके उसके द्वारा। इसके अंदर क्या देखिए आप देखिएगा, हर काम को करने का एक सेंस बेसिकली है। हमारे उस नर्वस सिस्टम में जब मैंने उस सिस्टम को पकड़ना शुरू किया, एक शार्प सेंस मुझे पता लगने लगी बेसिकली, एक्सपीरियंस का मामला है। जब उसको करने लगे तो एक अनुभव होने लग गया। उसका बेनिफिट क्या हुआ कि अगर मान लें कोई भी घटना घटती है, वो घटना हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है या थ्रेट है, ये एक अल्टीमेटली फ़ील होने लगा। और सबसे ज़्यादा देखा कि जैसे कोई आइडिया आया और आइडिया आने के बाद आपका डिसीजन लेवल बड़ा पावरफुल काम करता है उसमें। कोई भी आइडिया अल्टीमेटली आइडिया हमें आता है, तो किस तरीके से उसको डिसीजन लेके उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर एक सेंस शार्प सेंस हम फ़ील कर लेते हैं काम को करने की, और करने के बाद और ये समझ लेते हैं कि ये जो सिचुएशन है, ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है या मान लो मेरे लिए थ्रेट है, और उस कैलकुलेशन से आप करते हैं, तो मेरा मानना है कि आप अपने आप को एक सेकंड लेवल के ऊपर आप लाके खड़ा कर पाएँगे। अल्टीमेटली ये मैंने एक्सपीरियंस किया। दोस्तों मुझे याद है जिस समय हम लोग एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे काम करते थे, करने के बाद मुझे किसी ने पिन चुभाया। उसने कहा, "यार जो फैमिली काम करती है, वही तू काम करे जा रहा है, तूने क्या नया किया है लाइफ में?" अब मुझे नहीं समझ में आया कि उसी दिन से मैं, आप ध्यान रखिएगा, मैं एक नए ट्रैक पे जुड़ गया कि मुझे कुछ नया करना है। मुझे कोई नया सिस्टम में एडॉप्ट करना है, मुझे कोई नया सिस्टम डिज़ाइन करना है। तो उसी समय मेरे माइंड के अंदर एक पिक्चर डिज़ाइन हुई और मैं इस तलाश में लग गया कि मुझे नया क्या करना है। 90 आज से 20 साल पहले मैंने देखा कि ब्यूटी पार्लर जो है हर गली मोहल्ले में, हर घर में, हर आस-पास में काफ़ी नज़र आने लगे। उसने मुझे एक नया सेंस दिया कि ब्यूटी पार्लर में समझ में आता है कि हर आदमी सुंदर दिखना चाहता है अपने आप को। तो वहाँ से एक डेवलपमेंट हुआ कि यार हर आदमी जब सुंदर दिखना चाहता है, तो वो चाहता है कि मेरा घर सुंदर होना चाहिए। हर आदमी चाहता है कि मेरा घर मेरे पड़ोसी से ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा एक इंसान अपनी लाइफ़ का 70% समय चारदीवारी और एक छत के नीचे गुज़ारता है। तो समझ में आया कि एक प्रोडक्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये जो प्रोडक्ट है, ये एक ऐसा है कि मकान का ब्यूटिफिकेशन देने के लिए वो काफ़ी मदद करता है। मैंने एक्सपीरियंस किया था एक दुकानदार कैसे डील करता है, मैंने एक्सपीरियंस किया था एक ट्रांसपोर्ट कंपनी कैसे काम करती है, डिस्ट्रीब्यूटर चैनल कैसे काम करता है। तो सवाल ये आया कि ये प्रोडक्ट बनेगा कैसे? ये प्रोडक्ट कैसे बिकेगा? इसकी साइंस क्या है? तो मैंने सर्वे किया, अप्रॉक्सिमेटली राजस्थान के अंदर इसका कच्चा माल मिलता है और 1.5 साल अप्रॉक्सिमेटली R&D करने के बाद उसके अंदर पाया कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके ऊपर अगर काम किया जाए, तो अल्टीमेटली एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी मुझे मिल सकती है। दोस्तों आप विश्वास करेंगे, उस समय जब देखा, तो देखा कि एक अनब्रांडेड तरीके से काम अल्टीमेटली लोग करते थे। किसी को नहीं मालूम था कि इसका क्या सेगमेंट है, किस तरह से ये बिकेगा। इसको माल को बनाया और बनाने के बाद इसको एक पुराने कट्टों में बना के इसको बेच दिया। लेकिन मुझे याद है जब मैं देखता था, आपने देखा होगा हल्दीराम हलवाई, हल्दीराम ने सेम उसी प्रोडक्ट को, उसी चीज़ों को एक ब्रांड शेप में बना के दिया। क्योंकि मार्केट करते-करते मुझे एक सेंस समझ में आ गई थी कि कस्टमर क्या चाहता है। एक ज़माना था अगर मुझे नमक चाहिए तो लाला पुड़िया बना के देता था, ये लो जी नमक, या दाल चाहिए कि दाल आपको तोला 1 किलो दे दिया। लेकिन कस्टमर को एक ब्रांड चाहिए बेसिकली। क्यों? ये ब्रांड वैल्यू क्या देता है? एक विश्वास पैदा करता है। आपने देखा होगा हर चीज़ का एक पैकेट आपको मिलेगा और उसके ऊपर बाकायदा डेट, मैन्युफैक्चरिंग ये सब चीज़ लिखी होती थी। मुझे याद है हमारे एक दोस्त एक चप्पल बनाते थे, चप्पल बना के एक 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 बड़ी कंपनी को लिबर्टी कप को बना के देते थे। आप विश्वास करेंगे ₹220 का चप्पल लिया और उसको सप्लाई कर दिया और लिबर्टी ने अपना स्टैम्प लगाया, वही ₹400 का बिकता था। बिकॉज़ ऑफ क्या है, उसी दुकान पे वो कस्टमर जो है वो लिबर्टी की चप्पल परचेज़ करना ज़्यादा प्रायोरिटी रखता था, कंपैरिज़न टू उसको। क्योंकि वो एक विश्वास पैदा होता था, वहाँ से सीखने को मिला कि अल्टीमेटली आपके प्रोडक्ट पे आपके कस्टमर को विश्वास होना चाहिए। आपके ऊपर एक विश्वास होना चाहिए बेसिकली, इस बात की वो श्योरिटी चाहता है। तो वहाँ से समझ में आया कि अगर इस प्रोडक्ट को मैं एक ब्रांड की शेप में एक पैकेट में दे दूँ और अपना नाम उसके ऊपर लगा दूँ, तो अल्टीमेटली ये जो प्रोडक्ट है, ये एक सेकंड लेवल पे जाने में हेल्प करेगा। दोस्तों बिल्कुल वैसा ही हुआ। मैंने विजुअलाइज़ किया कि इस प्रोडक्ट को इसकी मार्केटिंग सेगमेंट क्या है। मुझे याद है जिस समय हम लोग सीमेंट का सेटअप इस व्यापार में थे,
कभी दिल्ली का बॉर्डर नहीं पार किया था। सिर्फ हमारे लिए जो मार्केटिंग और साइज और सेल परचेज करने का जो सेटअप था, ओनली दिल्ली और सिर्फ दिल्ली में थी। जब ये प्रोडक्ट बनाया और बनाने के बाद जब इसका मार्केटिंग शुरू किया, तो विश्वास कीजिएगा, क्योंकि स्पेशल अगर माल बनाएँगे तो नेचुरल उसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा लगती थी। तो मार्केट में अगर मान लो ₹20 का प्राइस था, तो मेरा प्राइस नेचुरल है ₹30 कॉस्ट आती थी उसको बेचने के लिए। तो कस्टमर का रिएक्शन था खड़ाक से कि सर आप कैसी बातें कर रहे हो? ₹20 की जगह ₹30 में मैं क्यों परचेज़ करूँ? मैं अपने कस्टमर को समझा पाया कि ₹30 मैं जो है किस बात के ले पा रहा हूँ। हमेशा ध्यान रखिएगा, आप और मैं जब भी कोई परचेज़ करने जाते हैं, कस्टमर हमेशा एक फ़ोकस रखता है वैल्यू फॉर मनी, कि मैंने इस काम पे अगर ₹100 लगाए हैं, क्या इसका ₹100 वर्थ है? अगर हम उसको ₹100 की वर्थ देने में कम मतलब कम्फर्ट और बता पाते हैं कि जी मैंने इस बात के आपसे पैसे लिए हैं, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, वो आपको जो है वो अल्टीमेटली वो अमाउंट पे करने के लिए तैयार हो जाएगा। आज बाज़ार में हर तरह का कस्टमर है, आपको सस्ता चाहिए, आप सस्ता बेच दीजिए, आपको किस लेवल पे चाहिए, आप उसको बेच पाएँगे। तो जब ये अल्टीमेटली 2003 के अंदर जब प्लास्टो पेरिस इंडस्ट्री के अंदर मैंने जब कदम रखा, तो विश्वास कीजिए सबसे बड़ा मुझे चैलेंज क्या लगा कि बीकानेर के अंदर इसका कच्चा माल मिलता है। बीकानेर एक ऐसा शहर है, जहाँ पे अल्टीमेटली लॉजिस्टिक सिस्टम से और बाकी से कनेक्टिविटी बड़ी काफ़ी कम्फर्ट थी हर एंगल से, क्योंकि बहुत सारे एंगल किसी भी इंडस्ट्री को लगाने से पहले देखने पड़ते हैं। तो ये जो स्टेशन है, ये मुझे काफ़ी कम्फर्ट लगा और मुझे लगा कि यही एक ऐसा स्टेशन है, जहाँ से हम अगर प्लांट लगाते हैं, तो इसकी शुरुआत कर पाएँगे। सबसे बड़ा चैलेंज ये आया राजस्थान के अंदर, हम लोग दिल्ली से बिलॉन्ग करते थे और मैंने वहाँ पाया कि राजस्थान के लोग जो हैं दिल्ली वालों से डरते थे नॉर्मली। कि यार ये बंदा दिल्ली गया है, पता नहीं कब चीट कर जाएगा, पता नहीं कब ये हो जाएगा। हो सकता है ये महसूस मेरे साथ ही हुआ हो, मुझे नहीं मालूम है। मुझे काफ़ी समय लगा उस विश्वास को बनाए रखने के लिए, उस पोज़ीशन को डिज़ाइन करने के लिए। हालाँकि आज सिचुएशन उल्टी हो गई है। वो हो सकता है कि अपने फादर पे विश्वास ना करें, आज सकरी पे विश्वास करते हैं, वहाँ के जो लोग हैं। क्योंकि वो गुडविल वो गुडविल बनाई गई है बेसिकली, तब जाके सिचुएशन क्रिएट हुआ। तो ये मुझे काफ़ी चैलेंज मिलते चले गए, हालाँकि मार्केट के अंदर। स्टेप बाय स्टेप जिस तरीके से उसको जब डिज़ाइन किया गया, दोस्तों इसके साथ जब सफ़र यात्रा मैंने आगे की और सबसे ज़्यादा देखिएगा जब बिज़नेस शुरू किया और इंडस्ट्री लगाई, इंडस्ट्री लगाने में हर व्यापारी आदमी, आप भी बिज़नेस करते हैं, हर व्यापारी आदमी एक चीज़ देखता है आरओआई, कि साहब ये मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है, मुझे इसका रिटर्न इस पे क्या मिलेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसके साथ-साथ मैंने फ़ोकस किया आरओटीआई, रिटर्न ऑफ टाइम इन्वेस्टमेंट। जो रोटी जब मुझे समझ में आई कि आरओटीआई जब टाइम आप कितना समय किस चीज़ पे लगाते हैं, ठीक? मुझे याद है बहुत सारा समय बहुत सारी चीज़ों के अंदर मैंने वेस्ट निकाल दिया और सही पूछो तो आधी लाइफ़ के अंदर लोग जो है वो सीखने, पढ़ने, समझने में निकाल दी। जब मैंने इस साइंस को समझा कि अगर आप अपने समय को सही इस्तेमाल कर लेते हैं, इस रोटी की साइंस को समझ लेते हैं, आप अपने आप को एक सेकंड लेवल पे लाने में किसी न किसी समय में आप कम्फर्ट हो पाएँगे। इसके साथ दोस्तों सबसे ज़्यादा सीखने को जो मुझे मिला कि आपने कोई भी काम किया, उसकी डेडलाइन आपके पास होनी चाहिए। कि साहब मैं बड़ा लोग मेरे से हैरान होते थे, सर मेरी तो काम शुरू नहीं हुआ, आप डेडलाइन की बात कर रहे हैं। जब आप एक डेडलाइन, एक टाइम पीरियड डिसाइड कर लेते हैं कि साहब ये काम मुझे इतने पीरियड में खत्म करना है, तो ध्यान रखिएगा आपका जो फ़ोकस है अल्टीमेटली उस लेवल के ऊपर आने में काफ़ी ज़्यादा कम्फर्ट जो पोज़ीशन है वो आपको जा जाता है। तो डेडलाइन बड़ा ज़रूरी है, किसी भी काम को करने के लिए। इसके साथ-साथ एक ज़रूरी है, अगर कोई काम ऐसे हैं जो आपके अलावा दूसरा कोई कर सकता है, तो आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट भी कर सकते हैं, आपको दूसरे को शिफ्ट कर सकते हैं। उसको उसको हटा सकते हैं, दूसरे को दे सकते हैं। तो उसमें क्या है कि आपने डेलीगेट कर दिया, लेकिन डेलीगेशन के बाद आपको उसका फ़ॉलो-अप रखना है। अगर मैं फ़ॉलो-अप रख लेता हूँ, तो वो काम जो है क्योंकि मेरी प्रोडक्टिविटी एक लेवल पे, एक डिफरेंट मोड पे है, जो आपने सीखा है। तो उसमें टाइम का रोल बहुत बड़ा है। अगर इसके साथ-साथ कोई ऐसे काम हैं, जिसको मुझे प्रायोरिटी नहीं है, मैं अभी ना करूँ, मैं उसको डिले भी कर सकता हूँ। तो मेरा काम चलता है, ज़रूरी नहीं कि मैं उस काम को लेके बैठता हूँ। आज मैंने देखा मैं बहुत सारे ऐसे काम थे लेके बैठा रहता था, यार ये तो काम हो ही नहीं पा रहा है, ये तो काम आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। अगर मैं उसको डिले कर दूँ, मेरे लिए जो काम ज़्यादा प्रायोरिटी का है, जो इमीडिएटली मुझे प्रोडक्टिविटी देगा, तो अगर मैं उसको पकड़ लूँ और उसको मैं कर लूँ, तो शायद एक सेकंड लेवल पे जाने में मेरे लिए हेल्पफुल होगा। दोस्तों इसके साथ सबसे ज़्यादा जो मैंने चीज़ सीखी, वो है डिलीट। ऐसे बहुत सारे काम थे जो सुबह से लेके शाम तक बैठे रहते थे, जो मेरे मतलब का ही नहीं है। पॉलिटिकल बात कर ली, इधर से बात कर लिया, उधर से कहानी निकाल दिया, उसकी बुराई कर दिया, इसकी अच्छाई कर दिया। वो अल्टीमेटली मेरा कंसर्न ही नहीं है उन चीज़ों से। और उस उठा के मैंने क्या किया, उन कामों से, उन सब चीज़ों को अपने लाइन से मैंने हटा दिया, डिलीट कर दिया।
जब मैंने डिलीट किया और जब रोटी की परिभाषा समझ पाए, तो आप ध्यान रखिएगा, मैं अपने आप को उसी समय में, उसी पोजीशनिंग के अंदर एक डिफरेंट मोड पे अपने आप को लाने के लिए मुझे काफ़ी पोजीशनिंग महसूस हुई। इसके साथ-साथ एक चीज़ और सीख पाए। हाँ जी सर, इट इज ओके। सॉरी फाल्ट आ गया, सॉरी। ये तो थोड़ा हिल गया। इसके साथ-साथ मैंने देखा डिसीजन। दोस्तों ये 5D अगर हम अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं, आपका डिसीजन हमेशा आपको फ्रूटफुल देगा। जब मैंने उस सेंस को, शार्प सेंस को समझ लिया था, तो मैंने देखा कि मेरा डिसीजन कितना रोल प्ले करता है मेरे सिस्टम को आगे बढ़ाने में। आप देखिएगा डिसीजन अगर मान लो किसी भी काम में हम लेट लेते हैं या डिसीजन में देरी करते हैं, तो वो क्या करता है, आपको अल्टीमेटली जो है वो डिसीजन अगर मैं लेट लेता हूँ या डिसीजन लेने में कंफर्ट नहीं होता हूँ, तो अल्टीमेटली जो मैं करना चाहता हूँ वो मुझे एक दूसरे मोड के ऊपर वो डाल पाएगा। समय की परिभाषा को मैंने एक तरीके से और समझा कि समय के पास भी इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय दे पाए। दोस्तों आप समझ लीजिए, जो समय एक बार गुजर गया, एक बार निकल गया, आप ध्यान रखिएगा उसको पकड़ नहीं पाएँगे। हमारे ट्रेनर हमें सिखाते थे कि एक इंसान एक दरिया में एक ही बार नहा सकता है। हम अनसमझ थे, एक्चुअली हमें समझ सर, मैंने कहा सर कैसी बातें कर रहे हो? ये तो दोबारा से गोता लगा के आ जाएँगे, दोबारा से नहा लेंगे। वो समझाते कि बेटा तू कैसी बात कर रहा है? जिस समय पहले दफ़ा नहाए थे वो स्टार चेंज हो चुका है, वो पानी बह के जा चुका है, वो बहुत कुछ निकल चुका है उसके आगे, वो बदल चुका है। जब इस साइंस को हम एक लेवल पे समझ पाए, तो दोस्तों आप विश्वास करेंगे, अल्टीमेटली ये बहुत मेरे लिए हेल्पफुल रहा, एक सिचुएशन को एक अगले मोड पे डालने के लिए। मुझे याद है एक दफ़ा एक स्टोरी के अंदर एक मैंने समझा, एक मूर्तिकार से पूछा गया कि साहब आप इतनी बढ़िया मूर्ति कैसे बना लेते हैं? उस मूर्तिकार ने कहा साहब मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। इस पत्थर के अंदर से आप इतनी बढ़िया मूर्ति कैसे निकालते हैं? मूर्तिकार ने कहा सर मूर्ति तो ऑलरेडी पत्थर के अंदर होती है। मैं सिर्फ क्या करता हूँ, उसका फालतू का जो कचरा है वो मैं हटा देता हूँ। कुदरत ने आपको और हमको इतनी बढ़िया रियाकत दी है, इतनी बड़ी यूनिक चीज़ें दी हैं अल्टीमेटली, अगर हम उस कचरे को, फालतू को हटा दें, तो आपको और हमको एक डिफरेंट मोड पे आने के लिए मेरे को नहीं लगता कोई रोक पाएगा, और आप और हम एक डिफरेंट मोड के ऊपर अपने आप को लाने में मुझे लगता है कंफर्ट ज़ोन में आ पाएँगे। दोस्तों इसके साथ-साथ जैसे-जैसे चीज़ें मेरी आगे बढ़ती चली गई, हर कदम पे चैलेंज रहा, लेकिन उस चैलेंज को कभी भी मैंने एक अपॉर्च्युनिटी की तरह लिया हमेशा। कोई भी चैलेंज, मैंने एक चीज़ और सीखा है कि आप सुबह उठते हैं, सुबह उठते ही आपको हमेशा कोई ना कोई एक नया कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके सामने खड़ा होगा। सिर्फ डिपेंड करता है कि उसको आप किस तरीके से पढ़ते हैं, किस तरीके से देखते हैं। मुझे एक कहानी याद आती है, आपने देखा होगा एक दफ़ा अमेरिका और जापान का एक दफ़ा जब युद्ध हुआ और अमेरिका की तरफ से जब बमबारी की गई, तो आप देखिएगा हिरोशिमा नागा, आपने देखा होगा, कहानी सुनी होगी, तो जापान पूरी तरह से तबाह हो गया। जब बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था जापान को, और अमेरिका को भी ये उम्मीद नहीं थी कि यार ऐसा कुछ हो जाएगा मेरे करने से। तो इस बात को समझते हुए अमेरिका ने क्या किया, एक अपना मोटिवेटर जो है वो भेजा अल्टीमेटली यूएसए के अंदर, और यूएसए में भेजने के बाद ये कहा कि वहाँ के लोगों को थोड़ा सहानुभूति उनकी जो है समझ के आओ और उनका थोड़ा पॉजिटिव करके आओ। दोस्तों वो मोटिवेटर वहाँ गया, उसने सिर्फ जापानीज को, जापान के लोगों को सिर्फ और सिर्फ 2 ही बातें समझाई, जिसकी वजह से वो लोग अपने आप को कुछ समय के बाद, जापान की जो इकोनॉमी है वो अल्टीमेटली यूएसए से एक लेवल के ऊपर एक एक डिफरेंट मोड पे चली गई थी। आप जानते हैं जापानी की स्पीड को आज पूरा वर्ल्ड लोहा मानता है। अल्टीमेटली वो बातें दो क्या थी कि आप अगर कुछ भी काम करते हैं, आप उस काम को अपना 100% दीजिए, कुछ भी आप कर रहे हैं। अगर आप आज मेरे साथ बैठे हुए हैं, अगर मैं आपके साथ जुड़ा हूँ, तो मेरा फ़ोकस 100% आपके साथ होना चाहिए। अल्टीमेटली कुछ भी मैं काम करता हूँ, डज़न्ट मैटर वो काम छोटा है या बड़ा है, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरा डायलॉग अल्टीमेटली जो था, वो था कि जो काम मैंने कल किया है, आज मुझे उससे 10% ज़्यादा करना है। ये कमिटमेंट मेरी अपने आप से होनी चाहिए। जब इस फ़ॉर्मूले को मैंने यूज़ किया, तो मैं अपने आप को फिर एक डिफरेंट मोड पे लेके आ पाया। अल्टीमेटली जो मैंने कल किया, आज मेरी अपनी प्लानिंग रहती है कि लास्ट वीक मैंने एडिशनल क्या किया? जो मैंने एडिशनल किया, अगर नहीं किया तो मुझे समझ में आता है कि यार ये यहाँ है, मेरा गैप रह गया है। और मुझे कमिंग वीक में क्या करना है? जब ये प्लानिंग मेरे सामने होती है कि मुझे कमिंग वीक में क्या एक्स्ट्रा करना है,
जब भी हम कुछ चीज को एक्स्ट्रा लेवल पे लेके जाएंगे, और ध्यान रखिएगा, जो मुझे मिलता है, जब मैं समाज को, देश को, टीम को मैं उससे एक्स्ट्रा कुछ देता हूँ, तो ध्यान रखिएगा तभी मैं कुछ पाता हूँ। आपने देखा होगा नेचर के अंदर भी, नेचर भी ये हमें सिखाती है। अगर हमें छोटा सा बीज बोते हैं तो कितना बड़ा फल हमें क्रिएट मिलता है, कितना बड़ा अल्टीमेटली उसका क्या बेनिफिट हम लोग ले पाते हैं। नेचर हमें सिखाती है कि आप भरपूर मात्रा के अंदर ऑक्सीजन है। अभी कोरोना पीरियड के आपने हमने देखा होगा कि सिलेंडर एक एक ऑक्सीजन की वैल्यूज क्या थी, यहाँ पर हम समझ सकते हैं। लेकिन भरपूर अल्टीमेटली जो है वो आपको हमको फ्री में मिलता है। इस तरीके से यूनिवर्स हमें क्या क्या देता है, कितना अल्टीमेटली क्या है, इसी तरीके से ये एक साइंस है। अगर हम भी अपने सिस्टम में समझ ले जो मैं मिल रहा है, अगर मैं अपने कस्टमर को addition दे रहा हूं, आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनियों ने बहुत सारे इस टेक्निक को इस्तेमाल करने के बाद कि आप एडिशनल क्या दे रहे हैं। हिंदुस्तान के कस्टमर का मैं कल्चर एक समझ पाया हूँ। हमारे यहाँ पे उसको एक्स्ट्रा चाहिए कि 10% एक्स्ट्रा, 20% एक्स्ट्रा। अगर मेरा मकान 100 गज का है मान लिया, तो मुझे 2 10 20 गज वो छज्जा बाहर निकाल लेना है, मुझे वो बरामदा बाहर निकाल लेना, मुझे एक्स्ट्रा का कल्चर बेसिकली पसंद है। तो ये क्या है कि मैं मुझे एक्स्ट्रा क्या चाहिए वो ज्यादा पसंद है। और हमारी जो यूनिवर्स है वो भी हमें ये सिखाती है कि जितना हम पा रहे हैं, जितना हमें मिलता है, अगर मैं उससे एक्स्ट्रा देता हूँ, तब अल्टीमेटली ध्यान रखिएगा मैं अपने आप को एक सेकंड लेवल पे ला पाता हूँ। जितने लोग सर्विस क्लास में हैं उनका माइंड एकदम से रुकता है कि साहब मेरा काम खत्म, 5 बज के माइंड खत्म, कि मुझे इतना मिला, मुझे इतना पैसा मिला, इससे ज्यादा मैं क्यों दूं। बिल्कुल सही है, नहीं देना चाहिए, लेकिन मेरी ग्रोथ के लिए मुझे करना है। अल्टीमेटली मुझे अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को इस मोड पे इस पे लेके आना है, तभी मैं एक्स्ट्रा दे पाऊंगा। तभी मैं अगर एक्स्ट्रा देता हूँ तो मैं उसको एक डिफरेंट सेगमेंट पे डाल के इसको कहीं ना कहीं रिजल्ट तभी मैं ले पाऊंगा, क्योंकि एक यूनिवर्सल फार्मूला है। दोस्तों, इसमें सबसे ज्यादा मुझे जो बेनिफिट रहा, मैं हमेशा चीजों को विजुलाइज करता हूँ। मैंने देखा कि यार मेरी कंपनी आज कहाँ होनी चाहिए, मेरा सिस्टम कहाँ होना चाहिए। आपने देखा होगा अपनी सेकेंडरी ब्रांड की पब्लिसिटी जो है वो कहीं ना कहीं मैं एक विजुलाइज करता था, मेरा अगर यहाँ बोर्ड लग जाए तो ये कैसा लगेगा, यहाँ पे अल्टीमेटली ये लिखा जाए ब्रांड तो कैसा लगेगा, ये मौका अगर मुझे मिल जाए तो कैसा रहेगा। ये क्या है कि विजुलाइजेशन अल्टीमेटली जो है वो हमेशा पावरफुल काम करती है। क्योंकि मैंने अभी बताया कि जो थॉट हमारे अंदर आता है, वो थॉट जो है, जो विचार हम अंदर आता है, तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो कुछ समय के बाद सब कॉन्शियस को शिफ्ट कर देता है। और जैसे ही सब कॉन्शियस में माइंड शिफ्ट होता है, तो सब कॉन्शियस माइंड ज्यादा पावरफुल तरीके से काम करता है और आपको उस लेवल पे ले जाने में मदद करता है जिस लेवल पे आप अल्टीमेटली जाना चाहते हैं। क्योंकि आपने देखा कि कॉन्शियस सब कॉन्शियस माइंड अपने आप के अंदर कितना पावरफुल अल्टीमेटली। इस साइंस को मैंने बहुत डीपली समझा, नॉट ओनली समझा, मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया। जब हम ये समझ लेते हैं कि सर ये मुझे करना है, आप किसी भी लेवल पे है और जिस लेवल पे भी आप जाना चाहते हैं, आप सिर्फ कमांड दीजिएगा। हालांकि ये अपने आप के अंदर एक साइंस है। जब आप इसका इस्तेमाल अगर करते हैं दोस्तों, आपको उस लेवल पे ले जाने के लिए कोई रोक नहीं सकता है अल्टीमेट, क्योंकि एक यूनिवर्सल फार्मूला है। मैंने अपने काम की शुरुआत जो है सुबेरे 5 बज के उठ के जब मैं करता हूँ और 8 बजे तक मैं उसका जो इफेक्ट देखता हूँ, क्योंकि सुबह जब उठते हैं तो बिल्कुल फ्रेश अल्टीमेटली होते हैं, तो माइंड हमारा फ्रेश काम करता है, तो नए नए आइडियाज अल्टीमेटली हम लोग ले पाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसको मैंने अपनी लाइफ के अंदर अल्टीमेटली यूज किया, मैंने अपनी लाइफ को अंदर इस्तेमाल किया। और इस्तेमाल करने के बाद मैं उसको एक डिफरेंट मोड के ऊपर मैं उसको लाने के लिए मुझे एक मौका मिला। मैं स्पेशल थैंक करता हूँ मैं बीएनसी का, जिन्होंने मुझे इस मौका दिया। इसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगा कि अल्टीमेटली देखिए, आज जिस भी मुकाम पे जो ब्रांड है, हमारी मेरी जो अपनी सफलता का जो पैरामीटर है या पैरामीटर जो मेरा है, अब सवाल आता है कि मैं उसको कैसे नापता हूँ। दोस्तों, आज देखिएगा जिस ब्रांड के नाम से जिस कंपनी का मैं काम करता हूँ, नॉर्मली हम लोग काम करते हैं, तो आज लोग इस काम की नकल करते हैं। सेकेंडली ब्रांड के मिलते जुलते नाम अल्टीमेटली मार्केट के अंदर लोगों ने कहा हम भी तो हैं, लोगों ने कहा हम भी तो एक ही बात है, उसका डिजाइन को नकल करना, उस काम को नकल करना, हमारे सिस्टम को नकल करना। दोस्तों, यही मेरा पैरामीटर है। अगर मार्केट मेरे को फॉलो करती है, मार्केट मेरे को समझती है कि ये कुछ कर पा रहे हैं, मेरे को लगता है मेरे लिए मेरा यही पैरामीटर है कि अल्टीमेटली हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम सही पोजीशन में हैं। और जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, अगर लोग इसकी नकल करते हैं, मुझे याद है कि आप जो है मधुमक्खी के शहद को तो चुरा सकते हैं, लेकिन मधुमक्खी के जो
जो स्किल है इसको काम करने की, शहद बनाने की, उसको चोरी नहीं कर सकते हैं। जो जुनून है काम करने का, जो पैशन है अल्टीमेटली, अगर मैं सुनाऊं तो मुझे अपने इसको मैं अगर डीपली शेयर करना चाहूँ तो मुझे काफ़ी कई दिन चाहिए इस यात्रा को, 40 साल की यात्रा को, 42 साल की यात्रा को आप 42 मिनट में जो है वो शेयर नहीं कर सकते, ना ही बता सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें जो है किस कदम पे चैलेंज नहीं रहा होगा, किस कदम पे एक-एक चीज़ों को आगे बढ़ते हुए, एक-एक चीज़ों को सेव करते हुए, अपने आप को बचाते हुए, ठीक, वो चीज़ों को मैं आगे बढ़ा के इसको लेके आ पाए। और इसके अंदर काफ़ी लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा। हमारी कंपनी के जितने भी तमाम हमारे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है, हमारे जितने भी कंपनी के मेंबर्स हैं, क्योंकि कोई भी काम आप ध्यान रखिएगा अकेला एक आदमी नहीं कर सकता है, उसके लिए एक टीम चाहिए बेसिकली। एंड टीम के साथ साथ जो है उसके साथ कंट्रीब्यूशन चाहिए। जब मैंने सीखा है कि लाइफ में जब आप देना सीख लेते हैं तो नेचुरल है अल्टीमेटली उससे कई गुना ज़्यादा आपको वापसी लौट के आएगा। मैंने एक बात और सीखी जो मेरी लाइफ में काफ़ी काम की, दोस्तों लव हमेशा वन साइड होता है, ध्यान रखिए आप। अगर मैं किसी को प्रेम करता हूँ, मैं किसी को प्यार करता हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि सामने वाला मुझे प्रेम ना करे। लेकिन हम क्या करते हैं, उम्मीद करते हैं कि पहले वो मुझे शुरू करे। अगर मैं इनिशिएटिव लेता हूँ, मैं इसको आगे बढ़ा लेता हूँ, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, म्यूट कर लीजिए प्लीज़। तो इसमें ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हम जो है अपने वो आगे से रिस्पॉन्स ना आए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ये यूनिवर्स काम करता है और इस यूनिवर्स को मैंने इसको बहुत ही डीपली समझा है, इसमें बहुत ही डीपली जिया है, मैंने एक्सपीरियंस किया है बहुत डीप तरीके से। और मैं समझता हूँ कि किसी एक्सपीरियंस को भी अब गाना सुनने के अंदर मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, कैसे बताएँगे मज़ा आ रहा है। तो ये तो एक अनुभव की बात है, ये एक्सपीरियंस की बात है। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत-बहुत धन्यवाद। शायद मैं अपनी बात कह पाया हूँ और मुझे पता लगा कुछ लोग इंग्लिश माध्यम से हैं, तो मेरा ज़रा इंग्लिश में हाथ तंग है, क्योंकि मैं हिंदी साइड से हूँ, तो शायद मैं अपनी बात समझा पाया हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। बीएनसी का बहुत-बहुत धन्यवाद। स्पेशल थैंक टू ऑल ऑफ यू कि जिन्होंने मुझे बहुत ही ध्यान से सुना। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. थैंक यू, थैंक यू। Thank you, sir. यस। सर वो कहते हैं ना कि कम्युनिकेट करना आना चाहिए, बाकी माध्यम तो कोई भी हो सकता है, मतलब बिना बोले भी अपनी बात को कम्युनिकेट किया जा सकता है। Yes, आपने तो वो- बहुत ही अच्छा बहुत अच्छे शब्दों में और बहुत अच्छे लाइफ एक्सपीरियंसेस बताए हम सबको। आप सही कह रहे हैं, गु। हाँ जी, हाँ जी, राइट। और आई थिंक जो सबसे बड़ी बात है कि एज एन एंटरप्रेन्योर सारे के सारे जो बैंक के मेंबर्स हैं, सो वी कॉल इट बैंक इज बेसिकली, जैसे आपने कहा कि जिसपे आप बैंक कर पाओ, बैंकेबल, मतलब जो बैंकेबल हो, जिसपे आप भरोसा कर पाओ, सो दैट इज हाउ वी हैव नेम्ड आवरसेल्व्स एज बैंक। तो सर जो आपकी जर्नी रही, ऑब्वियसली हम सब किसी ना किसी मोड़ पर आकर रुक जाते हैं, अटक जाते हैं कि यार अब इससे आगे कैसे, इससे आगे कैसे। तो आई एक दो एग्जांपल्स आपकी लाइफ में, जैसे आपने कहा कि जब आपने डिस्ट्रीब्यूटरशिप से फिर प्लांट की तरफ आप गए कि सकरनी का हमने प्लांट लगाया बीकानेर में, तो वो डिसीजन कैसे था यार कि मुझे करना है। आई एम श्योर बहुत सारे इश्यूज आए होंगे, चैलेंजेस आए होंगे, कैपिटल के इश्यूज आए होंगे, मैन पावर के इश्यूज आए होंगे, तो क्या चैलेंजेस थे लार्जली और फिर आपने कैसे ओवरकम किया। सो कपल ऑफ एग्जांपल्स हम ओपन करेंगे सबके लिए, Q&A के लिए, सकरनी के मेंबर्स के लिए भी और बैंक के मेंबर्स के लिए भी। सो यू कैन मेक योर नोट्स, आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं एंड देन विल कम बैक टू यू। एक एक करके सबके पास आएंगे, आप हैंड रेज कर लीजिएगा प्लीज। ओवर टू यू सर, प्लीज। सर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि देखिए नो डाउट कि आप किसी भी जब लेवल पे जाते हैं तो चैलेंज लाइफ में आता है और वो चैलेंज हमें मजबूर करता है। देखिए जीवन में दो चीजें हैं कि आप हमेशा एक कंफर्ट जोन में रहते हैं, एक चैलेंज मोड पे रहते हैं। आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, अगर कोई भी चैलेंज आपके सामने आया, कोई भी इशू आया, तो आप कंफर्ट जोन में जाना चाहेंगे या अल्टीमेट चैलेंज को पकड़ेंगे। मैंने हमेशा अपनी लाइफ में चैलेंज को पकड़ा, मैंने कंफर्ट जोन को चूज कर दिया। बल्कि सही पूछो तो मेरी इंडस्ट्री में काफी लोग पागल कहते हैं, अरे ये बेवकूफ आदमी क्या सुबह शाम तक लगा रहता है, मुझे नहीं मालूम कि इंडिया में क्या हो रहा है, मुझे नहीं मालूम बाहर क्या हो रहा है। लेकिन मेरा जो पैशन है, मेरा जो डायरेक्शन है, सही पूछो तो जो घोड़े के आगे लगा देते हैं वो लगा हुआ बेसिकली, मुझे कुछ नहीं लगा नजर आता है। तो आप कोई भी काम करना चाहते हैं उसको रेगुलर रखिए, उसको कंटिन्यू रखिए, आप कंफर्ट जोन को छोड़ दीजिए अल्टीमेटली, क्योंकि वो कंफर्ट जोन को जब आप छोड़ेंगे, जब डिफरेंट मोड पे आप काम करेंगे, तो वही आपको यह ध्यान रखिएगा सफलता दिलाएगा। बस शर्त यह कि क्या स्किल यूज करते हैं। आप देखिए छोटा एग्जांपल है, पानी की बूंद, एक छोटा सा बूंद पत्थर में भी सुराख कर देती है, लेकिन वो लगातार गिरती रहती है। आप कोई भी काम किसी भी लेवल पे जब रेगुलर करते रहते हैं तो आप ध्यान रखिएगा, आप उस डिफरेंट मोड पे ले जाएंगे।
मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं और कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, नहीं यार ये बस सब नहीं होगा, वो छोड़ दिया। अगर आप कंटिन्यू उसमें एफर्ट्स करते हैं, बहुत प्यारा एग्जांपल है इसका, क्या नाम है, अल्टीमेटली पानी की बूंद का जो है, पानी की बूंद इतनी सॉफ्ट, पत्थर में कोई मान सकता है कि सुराख हो सकता है? हो सकता है। लगातार कंटिन्यू एफर्ट जो है वो आपको इस मोड पे लेके आएगा। यस सर। आई थिंक वो एक कहावत जो हमने सुनी थी कि करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान रसे यावत जात पर तो सिल पर पड़त निशान। तो एग्जैक्टली। तो सर एक और क्वेश्चन, देन आई विल ओपन फॉर यू नो एवरीबॉडी, थोड़ा सा और सकरनी के बारे में, बिकॉज हमारे मेंबर्स जो हैं, अभी हम क्या क्या वर्टिकल्स हैं हमारे, हम क्या क्या करते हैं और क्या हमारी यूएसपी है, सो दैट यू नो एवरीबॉडी कैन गेट टू नो कि दिस इज हाउ वी हैव बिल्ड अ ब्रांड फॉर आवरसेल्व्स। राइट। देखिए हम लोग बिल्डिंग मेटेरियल के बिजनेस में हैं और हम समझ पाए कि प्रोडक्ट किस तरह से बिक पाएगा। तो हमने देखा कि आज से करीब करीब 20 साल पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस का, क्योंकि इसका कच्चा माल जो है वो राजस्थान में अवेलेबल है, तो हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते हैं। हम लोग नंबर ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस के फंक्शन है, दीवारों पे ये लगता है और जिसकी वजह से घर की सुंदरता इसमें आती है। हम लोग कई तरह का प्लास्टर बनाते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस है जो अल्टीमेटली ब्यूटिफिकेशन एंड सीलिंग एंड डिजाइनिंग में काम आता है। इसके साथ साथ एक हम प्लास्टर बनाते हैं दैट इज कॉल्ड N1 रेडी मिक्स प्लास्टर। आपने देखा होगा एक ट्रेडिशनल सिस्टम ये है कि हम पहले दीवार की चिनाई करते हैं, चिनाई के साथ साथ फिर हम एक प्लास्टर करते हैं रेते का, फिर पीओपी कराते हैं। एक हम प्लास्टर बनाते हैं कि जिसमें चिनाई के बाद सीधा हमारा पीओपी लगा दीजिए आप, उसमें आपको सैंड और तराई और क्योरिंग और कुछ चीज की जरूरत नहीं है। उससे टाइम बचता है, हमारी कॉस्ट बचती है। और उसके अलावा सबसे ज्यादा चैलेंज है, जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं हर पे पानी की शॉर्टेज है, क्योंकि पानी कम होता है नॉर्मली। तो हमारे वाले इस प्रोडक्ट में क्योरिंग की जरूरत नहीं है। फिर कुछ समय के बाद कल्चर आया वॉल पुट्टी का, क्योंकि हमारा वही डीलर है जो ये सारे प्रोडक्ट बेचता है। तो हम लोग प्लास्टर के अलावा वॉल पुट्टी बनाते हैं। हमारा एक प्लांट निमराना में है जिसकी मैन्युफैक्चर, उसका भी कच्चा माल वहीं मिलता है, क्योंकि दो तरीके होते हैं जहाँ पे कच्चा माल है, अगर आप यूनिट को वहाँ सेट कर देते हैं तो लॉजिस्टिक जो ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट है उसका काफी बड़ा इम्पैक्ट आता है। हम लोग इसके साथ साथ जो है व्हाइट सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। हमारा एक्चुअली एक बैरोड के अंदर एक प्लांट है जो व्हाइट सीमेंट मैन्युफैक्चर करता है, क्योंकि हम सीमेंट इंडस्ट्री से हैं और लंबे समय के अंदर हमारी फैमिली सीमेंट के बिजनेस में है। तो व्हाइट सीमेंट का जो है बहुत ज्यादा प्लेयर नहीं है। अभी आने वाले समय के अंदर हमारा ये मानना है कि जो आपकी दीवारें हैं, उस दीवार पे जो आप प्लास्टर करते हैं, पीओपी कराते हैं, ये कुछ समय के बाद सब चेंज हो जाएगा। इसमें आप जिप्सम बोर्ड जो सीलिंग में छत पे लगता है, ये दीवार पे आ जाएगा। हमारा एक प्लांट जो है निमराना के पास एक गहलोत की जगह है, वहां पे इधर नॉर्थ इंडिया का लार्जेस्ट प्लांट ये भी लग रहा है। और ये जिप्सम बोर्ड भी हमारी दीवारों पे आएगा, बिकॉज ऑफ क्या, ये टाइम सेविंग करता है। आपने दीवार चिनाई कर दिया, का एक फ्रेम बनेगा और फ्रेम लगाने के बाद जिप्सम बोर्ड लग जाएगा, 6x4 की शीट है, और लगने के बाद नेक्स्ट डे आप उसको पेंट कर सकते हैं। तो आज के समय में एक दीवार को बनाने के लिए 1 महीना 1.25 महीना लगता है, वो 5 दिन के अंदर वो वॉल आपकी तैयार हो जाएगी पेंट वेंट होने के बाद। समझ सकते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट में टाइम की कॉस्ट बहुत ज्यादा है, क्योंकि जितना ज्यादा समय लगेगा उतना कॉस्ट मेरा प्रोजेक्ट का बढ़ता है। तो ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, और इसके अलावा हम लोग कुछ पेंट के आइटम बनाते हैं, क्योंकि वो उसी लेवल पे सबसे ज्यादा हमारी जो अचीवमेंट रहा, हमारा कस्टमर को हमारे प्रोडक्ट पे विश्वास है। ये जो प्रोडक्ट करने का है तो ये नेचुरल है, ये वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट होगा। तो इस तरीके से हम ये सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, इस लेवल पे काम करते हैं। यस सर। ग्रेट सर, थैंक यू सो मच। मेरे 2 क्वेश्चंस और है, लेकिन आई विल कम लेटर, मतलब बाद में सबसे लास्ट के लिए रखता हूँ मैं, एंड आई विल ओपन फॉर द क्वेश्चंस। तो सबको रिक्वेस्ट करूंगा आप अपने आप को म्यूट पे रखिए एक बार। जैन और साहब कुछ कहना चाहते हैं, पारस जैन जी। जैन साहब अनम्यूट करिए एक बार, और देन यू कैन आस्क, प्लीज अनम्यूट करिए आप। जैन साहब म्यूट है। हेलो सर, नमस्कार, प्रणाम, जय जिनेन्द्र, जय श्री कृष्णा। मैं पारस जैन, चित्तौड़, नीमच, मंदसौर, आप यो भी कह सकते हैं शक्ति, भक्ति और सेक्रीफाइस की नगरी से बोल रहा हूँ। मेरा एक सवाल आपसे था, आपने इतने बड़े बड़े चैलेंजेस एक्सेप्ट किए, आप व्हाइट सीमेंट से बने सारे प्रोडक्ट पीओपी हो या